तो हाइड्रोडायनेमिक स्टार्ट करते हैं। और जो पहला कॉन्सेप्ट है हाइड्रोडायनेमिक का, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। लिक्विड का क्या होता है? सो द फ्लो ऑफ लिक्विड इट्स सेड टू बी स्टेडी और स्ट्रीमलाइंड इफ एट एनी गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम। मतलब अगर यहाँ पे लेट से हर पार्टिकल आ रहा है पी पॉइंट पे, एक पार्टिकल क्रॉस किया, उसकी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड, जब दूसरा यहाँ पे आए तो उसकी कितनी हो जाए? तो वो भी वही वेलोसिटी से पास करे 1 मीटर पर सेकेंड। लेट से यहाँ पे हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल सेम स्पीड से जाएगा। एक पर्टिकुलर जगह से जो पार्टिकल जितनी स्पीड से निकला था, उसके पीछे वाले सारे पार्टिकल्स जब उस जगह पे आए तो उसी स्पीड से निकले। जैसे लेट से इस पॉइंट की स्पीड है सबकी 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो पीछे वाला चाहे वो पहले 1.5 पे चल रहा है, लेकिन जब वो पी पे आएगा, अगर 1 मीटर पर सेकेंड पे आएगा, तो जब एक दूसरे के पूरे पाथ को फॉलो करेंगे, ऐसे पाथ को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो। और जब भी आप ऐसे पाथ को ज्वाइन करने वाली लाइंस बनाते हो, उसको उन लाइंस को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन। and tangent to streamline gives direction of velocity of flow of liquid। and कभी भी दो streamlines intersect नहीं करेंगी, क्योंकि अगर intersect करेंगी तो point of intersection पे दो directions हो जाएंगी, which is not possible। and the flow of liquid in which motion of particle is irregular, उसको बोलते हैं turbulent flow। तो जब स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता, उसके बाद एक मिडिल स्टेज आती है जब वो चेंज हो रहा होता है, और जब वो प्रॉपरली चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं, बीच में जैसे कोई रुकावट आ जाए तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट है रेट ऑफ फ्लो। सो रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। सो वॉल्यूम अपॉन टाइम, जितना फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से एक गिवन क्रॉस सेक्शन से, उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। एंड ये किसके बराबर होता है? एरिया इनटू वेलोसिटी। इसको हम कैसे डिराइव करते हैं? सपोज टी टाइम में जो ये एरिया ए वाला क्रॉस सेक्शन वाला लिक्विड था, वो यू स्पीड से मूव कर रहा था, इनिशियली उसको कांस्टेंट मान लो, तो कितना डिस्टेंस वो फ्लो कर जाएगा टी टाइम में? यूटी। ठीक है। तो कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इस गिवन क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर गया, पहले वाले क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लो कर गया? जितना इस वॉल्यूम के अंदर होगा, विच इज ए इंटू एक्स, यानी ए यू टी। एंड कितना फ्लो किया पर यूनिट टाइम, टाइम से डिवाइड कर दो। सो रेट ऑफ फ्लो का प्लीज फॉर्मूला याद रखें, बहुत काम आएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये क्या कहती है? फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, जितना भी हम पढ़ेंगे सारा इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स के लिए पढ़ेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट एवरी पॉइंट इज सेम। हर पॉइंट पे रेट ऑफ फ्लो सेम होगा, और ये ऑब्वियस सी बात है, जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आ रहा है उतना ही निकलेगा। सो दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो यानी एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड एरिया को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। सो जितना यहाँ पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, स्पीड U1, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, स्पीड U2, तो A1 U1 विल बी इक्वल टू A2 U2। एंड जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो क्या है ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? दैट A इंटू U, विच इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट विल बी कांस्टेंट। नेक्स्ट इज बर्नौलीज थ्योरम। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड इस चैप्टर का बेस है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये थ्योरम क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, ठीक है, हम इनिशियली इसको आइडियल लिक्विड के लिए पढ़ते हैं, इवन फ्लूइड्स के लिए, गैसेस के लिए भी लगाते हैं, एंड आइडियल के लिए पढ़ते हैं। बाकी ऑब्वियसली अब आप इतनी छोटी क्लास में सब कुछ सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते, बट सारी बहुत ये बड़ा बेस है काफी चीजों का, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह जो फ्लाई करते हैं उन सब का है तो ये बेस। ठीक है। सो इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, टोटल एनर्जी, लिक्विड्स में तीन तरह की एनर्जी होती है फ्लूइड्स में, दैट इज प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी,
per unit volume remains constant at every cross section throughout the liquid flow. बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की तरह है। तो जो तीन एनर्जीज हैं, पोटेंशियल, काइनेटिक और प्रेशर, उनका सम सेम रहेगा। अगर आप किसी को बढ़ा दोगे तो बाकी कम हो सकती हैं, होंगी बल्कि, एंड मतलब उनका सम कांस्टेंट रहेगा। अगर दो बढ़ेंगी तो तीसरे को कम होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको कैसे डिराइव करते हैं? यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 ले लो और स्पीड ऑफ लिक्विड U1 ले लो। लेट्स से लिक्विड फ्लो किया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया था A2 एंड स्पीड ऑफ लिक्विड इज V2। यहाँ पे प्रेशर था P1 और यहाँ पे प्रेशर था P2। सो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी कितना होगा? दैट इज P1V माइनस P2V। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा इनिशियली और बाद में कम, तभी तो लिक्विड फ्लो कर रहा है। सो जितना वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh2 minus mgh1. So work done by pressure energy will be equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. So work done by pressure energy कितना था? P1 minus P2 into V, that is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. तो तीनों एनर्जीज लेफ्ट साइड पे ले आओ। ठीक है, 1 वाली और 2 वाली राइट पे ले जाओ। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या मिलेगा? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम इनिशियल था वही सम क्या है बाद में, यानी वो क्या है? कांस्टेंट। तो इस पूरे को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। और अगर आप एच को अकेला करना चाहते हो यानी इसको रो जी से डिवाइड कर लो, तो ये तीन चीजों का, तीन टर्म्स का सम कांस्टेंट रहेगा। इसमें जब एच अकेला हो जाता है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, वी स्क्वायर अपॉन 2g को बोलते हैं वेलोसिटी हेड, एंड प्रेशर अपॉन रो जी को बोलते हैं प्रेशर हेड। तो हम ये भी कह सकते हैं तीनों हेड्स का सम भी क्या रहता है? कांस्टेंट। कई बार वो न्यूमेरिकल में ना वेलोसिटी नहीं देते, वेलोसिटी हेड की वैल्यू देते हैं, तो बेसिकली उसने वी स्क्वायर अपॉन 2g दे रखा है, वहां से हम वी निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चे को याद होना चाहिए। और बर्नौली थ्योरम ने क्या कहा? तीनों एनर्जीज का जो सम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है कि हमने ये माना है कि हर क्रॉस सेक्शन पे जो वेलोसिटी है उसको, मतलब पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे सेम माना है हर पार्टिकल की। ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी से जा रहा होता है, कोई किसी से जा रहा होता है। हमने इसमें रेजिस्टिव फोर्स लिक्विड्स की, दैट इज विस्कस फोर्स, वो कंसिडर नहीं करी, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर नहीं किया। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल्स। जो बॉल स्पिन होती है, ठीक है ना, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से स्पिन होती है, उसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। तो देखो, द डिफरेंस इन वेलोसिटीज ऑफ एयर, अगर आपकी एयर की वेलोसिटी दोनों तरफ बॉल पे या किसी चीज पे अलग हो तो उसमें प्रेशर डिफरेंस हो जाता है लोअर एंड अपर फेसेस में, जिसकी वजह से बॉल को या एयरप्लेन को कुछ ना कुछ नेट अपवर्ड फोर्स लगती है, उसको बोलते हैं डायनामिक लिफ्ट। एंड जो बॉल टर्न होती है दैट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, जैसे आपका एयरप्लेन है, उसकी शेप, विंग्स जो होते हैं एरोडायनेमिकली डिजाइंड होते हैं। तो ऊपर के एरिया से जो वेलोसिटी है वो एयर के पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और प्रेशर कम होता है। और नीचे वेलोसिटी कम होती है यानी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और प्रेशर बढ़ता है। तो नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर कम है, तो नेट प्रेशर किधर को मिलेगा? ऊपर को। तो यानी किधर को प्लेन को डायनामिक लिफ्ट लगेगी? ऊपर को। आपके सामने अगर एक ऐसे पेपर हो, ठीक है, आप उसके ऊपर अगर जोर से हवा पास कराएंगे, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, तो ऊपर एयर की वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है ना, ऐसे छोटे होते हम पतली सी स्ट्रिप पे हवा मारते थे, वो ऐसे नीचे जाती थी, फिर हवा मारते थे वो सीधी होती थी, बिकॉज ऊपर आपने एयर की स्पीड बढ़ा दी, ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो उसको नेट लिफ्ट ऊपर को मिलती है। जो बॉल कैसे स्पिन करती है, बॉल के एक साइड पे जब घुमाया जाता है तो उसकी एक साइड पे उसको शाइन करते हैं, जैसे स्विंग कराते हैं। ठीक है ना, तो जिधर रफ साइड है वो एयर की वेलोसिटी को तेज कर देगी और शाइनियर साइड स्लो करेगी। बेसिकली आपको एयर की वेलोसिटी दोनों साइड पे अलग अलग करनी है। तो जिधर एयर की वेलोसिटी आप ज्यादा कर दोगे उधर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उधर प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरी साइड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उसको एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से
फोर्स लगेगी और वो घूमेगी, विच इज नोन एज डायनेमिक लिफ्ट ही है, लेकिन जब बॉल स्पिन करती है उसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। और सेम है, जो रूफ्स तेज हवा में क्यों उड़ जाती हैं, क्योंकि बाहर हवा तेज है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और उसका प्रेशर कम हो गया। बाहर प्रेशर कम है, अंदर ज्यादा है, तो उसको नेट फोर्स किधर को लगेगी, ऊपर को, जिसकी वजह से वो उड़ सकती है। बर्नौली की जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज टॉर्सलीज थ्योरम। तो ये क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू टॉर्सलीज थ्योरम, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, यानी जिस वेलोसिटी के साथ लिक्विड किसी नैरो होल, जिसको ऑरिफिस बोलते हैं, वो जो निकलता है, ठीक है, दैट इज वेलोसिटी विद विच लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ एन नैरो होल, इज इक्वल टू, बेसिकली कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूं। अगर फ्री सरफेस के एच हाइट नीचे आप एक छोटा सा होल बनाओगे, तो लिक्विड जिस वेलोसिटी से निकलेगा वो होगा √2gh। ठीक है। अब टॉर्सली ने क्या कहा कि अगर यहाँ पे एक बॉडी को आप ड्रॉप कर दो इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ, वो जब h डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो वो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेती है? √2gh, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s। तो उसने सीधा 2gh नहीं कहा, उसने उसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी के साथ कंपेयर कर दिया। दैट इज, इट इज इक्वल टू दैट विच अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी वुड अक्वायर इन फॉलिंग थ्रू और वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू डेप्थ ऑफ नैरो होल। तो आपको पूरी इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है। वैसे आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है कि अगर फ्री सरफेस से h हाइट नीचे आप ऑरिफिस बनाओगे तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगी √2gh। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? एक पॉइंट ले लेते हैं ए और एक पॉइंट ले लेते हैं बी। ए लिक्विड के अंदर है और बी बाहर है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, जो तीनों एनर्जीज है उसका सम क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो सेम ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई खास काम नहीं है। हम इसी को रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। तो ए पे प्रेशर कितना होगा, यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी? एटमॉस्फेरिक प्लस h ρg। ठीक है। और क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन वहीं ले ली है तो पोटेंशियल 0 और लिक्विड रेस्ट पे है तो काइनेटिक 0। बी पॉइंट बाहर है एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे प्रेशर होगा Pa, एंड लेट से वहां पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ½ρv²। पोटेंशियल अगेन 0 बिकॉज रेफरेंस लाइन पे। तो Pa कट जाएगा जब आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कितनी निकल के आएगी? √2gh। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। तो जब लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड लेयर्स में फ्लो करता है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फ्लो करती है। तो लिक्विड जो कि हर लेयर जो दूसरी लेयर को रेजिस्टेंस ऑफर करती है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। सो मोस्ट ऑफ फ्लूइड्स आर नॉट आइडियल वंस। हम आइडियल फ्लूइड्स में ये मानते हैं कोई विस्कोसिटी नहीं है, एंड दे ऑफर सम रेजिस्टेंस टू फ्लूइड मोशन। This resistance to fluid motion is like an internal friction, analogous to friction when a solid moves on surface. It is called as viscosity. तो यहाँ पे ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये एक फिक्स्ड प्लेट है, उसके बीच में ऐसे यहाँ पे कोई हमने थिक लिक्विड मान लें, जैसे हनी, बहुत छोटी लेंथ, बहुत छोटी ऐसे थिकनेस में उसको रख के ऊपर एक दूसरी प्लेट लगा दी। ठीक है, ये एल बड़ा शो किया बट छोटा सा है। एंड अगर हमने उसको फोर्स F लगाई नीचे वाले को फिक्स करके, और हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं, तो जो लिक्विड है वो ऐसे लेयर्स में मूव करेगा तो टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है। तो जो आप फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे हो, यानी जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ऊपर वाला एरिया लिक्विड का, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और जितने से लिक्विड का सरफेस ऐसे बेंड हो रहा है, ठीक है, तो लेट से डेल्टा एक्स से बेंड हुआ तो डेल्टा एक्स बाय एल को बोलेंगे स्ट्रेन। ठीक है। और लेट से वो वेलोसिटी v के साथ जा रहा है, तो v इंटू डेल्टा टी हो जाएगा x। तो डेल्टा x की जगह डाल देंगे v इंटू डेल्टा टी अपॉन एल, ये आपका स्ट्रेन हो गया। सो स्ट्रेन रेट क्या होगा? स्ट्रेन पर यूनिट टाइम, तो उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, तो जो v बाय एल है उसको बोलेंगे स्ट्रेन रेट। तो यानी अगर दो लेयर्स में लिक्विड हम मूव करा रहे हैं, नीचे वाली फिक्स्ड है, ऊपर वाली प्लेट को मूव करा रहे हैं विद वेलोसिटी v, और दोनों प्लेट्स के बीच डिस्टेंस, यानी जो लेयर ऑफ लिक्विड है उसकी थिकनेस इज एल, तो स्ट्रेन रेट हो जाएगा v बाय एल एंड शियर स्ट्रेस हो जाएगा F बाय ए। जो इन दोनों का रेशो होता है
दैट इज रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेट, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो ईटा किसके बराबर होता है? एफ बाई ए अपॉन वी बाई एल, यानी एफ एल बाई ए वी। जो एसआई यूनिट है विस्कोसिटी की, दैट इज पॉइसली। एंड ऑब्वियसली जो दूसरी यूनिट हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? ये आपका प्रेशर हो गया और ये वेलोसिटी अपॉन लेंथ हो गई। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो पास्कल सेकंड बन जाती है। एंड डायमेंशन इसकी याद रखनी बहुत आसान है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है। सो विस्कोसिटी क्या होती है? फ्लूइड की फ्रिक्शन। ठीक है। और जैसे वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता था, यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। जितना ज्यादा होगा यानी वो लिक्विड उतना ज्यादा विस्कस है, यानी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है मोशन को। एंड विस्कोसिटी में याद रखें, इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी घटेगी। लेकिन गैसेस में उल्टा होता है। गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ जाती है, उनकी विस्कोसिटी बढ़ती है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट, सिमिलैरिटीज बिटवीन फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। दोनों रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, दोनों मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एक्ट करते हैं, और दोनों टेंजेंशियली एक्ट करते हैं और रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। और डिफरेंसेस क्या है? विस्कोसिटी एरिया ऑफ लेयर्स पे डिपेंड करती है, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स पे डिपेंड करती है। एंड जो फ्रिक्शन है वो इन सब पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन फ्रिक्शन डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे, जिसपे विस्कोसिटी डिपेंड नहीं करेगी। तो जो इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज स्टोक्स लॉ। सपोज एक स्फेरिकल बॉडी हो, उसको आप किसी विस्कस मीडियम में ड्रॉप कर दो, तो जो उस पे रेजिस्टिव फोर्स लगती है फ्लूइड्स में यानी लिक्विड्स में और गैसेस में, वो कितनी लगती है? वो लगती है 6 पाई ईटा आर वी इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू वेलोसिटी। इसको डिराइव कैसे करना है? आपने सीधा लिखना है कि जो विस्कस फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशनली डिराइव करना है। उसकी पावर ए ले लो, रेडियस की पावर बी ले लो, वेलोसिटी की पावर सी ले लो। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के मान लो, दोनों तरफ डायमेंशंस डाल के पावर इक्वेट करो, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। एबीसी 1 आ जाएगा, के की वैल्यू 6 पाई है एक्सपेरिमेंटली। लेकिन आपको याद क्या रखना है? अगर एक स्फेरिकल बॉडी को हम, जिसका रेडियस हो आर, उसको विस्कस मीडियम में मूव कराएं विद वेलोसिटी वी, तो उसको एक मीडियम की वजह से रेजिस्टिव फोर्स लगेगी, दैट इज विस्कस फोर्स, और उसकी वैल्यू है 6 पाई ईटा आर वी। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। जितनी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उतनी विस्कस फोर्स भी बढ़ती जाएगी। अब सपोज आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है, हम उसको लेट से बहुत ऊंची हाइट से छोड़ देते हैं, जैसे एरोप्लेन में, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से छोड़ देते हैं। तो उसको नीचे को जो फोर्स एक्ट करेगी वो है वेट, और ऊपर को जो एक्ट करेगी वो है अपथ्रस्ट। ऑब्वियसली नीचे जा रही है और डेंसिटी ऑफ एयर से तो बॉडी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, सो वेट ज्यादा होगा और अपथ्रस्ट बहुत कम होगी, तो बॉडी नीचे को एक्सेलरेट करेगी। जब वो एक्सेलरेट करना शुरू होती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो उसको ऊपर को विस्कस फोर्स लगती है, लेकिन वो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से बढ़ती रहती है। एक इंस्टेंट आ जाता है जब ऊपर वाली फोर्सेस का सम और नीचे वाली फोर्सेस का सम बराबर हो जाता है, उसके बाद एक पार्टिकल की वेलोसिटी और नहीं बढ़ती। उस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी गेन्ड बाय बॉडी फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम। तो बॉडी को नीचे को जो फोर्स लगेगी दैट इज वेट एम जी, एंड मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। और बॉडी अगर नीचे को जा रही है तो विस्कस फोर्स ऊपर को लगेगी 6 पाई ईटा आर वी, और बॉडी को अपथ्रस्ट कितना लगेगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू जी। ठीक है। और जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुकी है, तो ऊपर की फोर्सेस का सम और नीचे के फोर्सेस का सम इक्वेट करके आप वी की वैल्यू निकाल लें, ये आएगी टर्मिनल वेलोसिटी। अगर बॉडी की डेंसिटी मीडियम से ज्यादा है तो ये नीचे को आएगी, अगर बॉडी की डेंसिटी मीडियम से कम है तो टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर को अटेन होगी।